तुफैल जी, बिल्कुल सही दिशा दी है आपने। डेमोक्रेटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी को मानने वाले जितने भी लोग हैं, जो इस संविधान और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उनको इस समय सैयद वसीम रिजवी के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट लाइन आपने दी है। भारत के अलावा तकरीबन 15 या 16 देशों ने अभी अभी, जिसमें फ्रांस ऑस्ट्रेलिया प्रमुखता से है, बुर्के पर बैन लगाया गया। बुर्का आप एक तरीके से आइडेंटिटी को छुपाने का एक तरीका है, जिसको सबने बैन लगा दिया है। भारत में भी इस परंपरा को लेकर डिमांड है। तो क्या इस्लाम में सुधार के लिए ये सभी लोकतांत्रिक देशों का एक मिलाजुला प्रयास नहीं नजर आता है? इसे आप इस तरह से देखना चाहें तो ये अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए। कम से कम प्रजातांत्रिक देशों को तो इस बात का विरोध करना ही चाहिए कि आप, मैं लफ्ज़ जिन दिनों में निकालता था मैगज़ीन मेरी, तो मेरे साथी थे, शायर हैं वो, और दूरदर्शन में रेडियो स्टेशन में काम करते हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं समझता मैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। पक्के मुल्ला, घोर ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हमने मनोहर श्याम जोशी जी पर एक विशेषांक निकाला, तो उनका उसमें एक लेख था, चड्डी चोली पर ऐतराज करने वाले बुरखे के पक्ष में क्यों। हमने छापा, उस पर वो उन्होंने कहा ऐसे लेख नहीं छपने चाहिए। मैंने क्यों नहीं छपने चाहिए? कोई कारण? आप या तो स्वतंत्रता के पक्ष में हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो विमेन लिबरेशन की बात करें, वो करते थे, और उसके बाद जब बुरखे पर उंगली उठे तो बुरखे पर बात नहीं करें। फ्रांस में एक अध्यापक का गला काट दिया गया। उस गला काटने वाले को तो फ्रांस ने सैक किया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर उसके बाद फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने अपने हर स्क्वायर पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर, वो जिस कार्टून के कारण गला काटा गया था, वो कार्टून दिखाने की लगातार व्यवस्था की गई। सारे देश में वो कार्टून दिखाई दिखाए जा रहे हैं। जिसको इसका विरोध करना है वो इस देश से निकल जाए। ये फ्रांसीसी मूल्यों का राष्ट्र है। इसकी राज्य व्यवस्था को शरिया के हिसाब से नहीं चलने देंगे, लगातार चुनौती देंगे। उन्होंने नियम बनाए हैं। फ्रांस में मदरसों में, मस्जिदों में बाहर से ना तो मुल्ला आ सकेंगे ना पैसे आ सकेंगे। पूरा हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। आप धमका नहीं सकते किसी को। फ्रांस में मुस्लिम लड़कियों के वर्जिनिटी के सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि फ्रांस को किस बुरी तरह से अंदर से जकड़ लिया था। इन सब चीजों से बाहर वो लेकर आ रहे हैं। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए, और अगर इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? प्रजातांत्रिक देश, यूं ही प्रजातंत्र थोड़ा ही आया है। हमने 1947 में, जिसे 1952 में संविधान में हमने आत्मार्पित किया, प्रजातंत्र तय किया, तो एक दिन में थोड़ा ही आ गया। भारत के कितने राज्य, और ये बड़ा काम था। कश्मीर की प्रॉब्लम आज दिखाई देती, कश्मीर कोई प्रॉब्लम नहीं थी 1947 में। प्रॉब्लम थे राजस्थान के रजवाड़े, जिनको भारत में मिलाने का कोई टूल ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था भारत के पास, क्योंकि सेनाओं में बड़े पैमाने पर ट्रूप्स उन्हीं के थे। मगर हमने इसकी व्यवस्था की कि ये नहीं चलेगा। हिज हाइनेस खम्मा घड़ी आपने नहीं देखा, हुक्म सरकार हमने देखा है अपने बचपन में। मैं जमींदार परिवार से हूँ कि किसी ने कोई उद्दंडता की, उसको मुर्गा बना के उसकी कमर पे ईंटें रख के, उसकी परेड मैंने देखी है। कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, बाकी जो आ रहा है सरकार सरकार करके नीचे जमीन में बैठ रहे हैं, कुर्सी है ही नहीं। निकल रहे हैं तो पीठ पीछे करते हुए निकल रहे हैं कि सरकार की तरफ पीठ नहीं हो सकती। जीवन था वो। हमने इस सब को रद्द किया, इस सब से बाहर आए। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था जो इस न्याय व्यवस्था को, हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारों को चोट पहुंचाती है, तो उसका तो बिल्कुल जुतियाए बिना कोई इलाज ही नहीं है। कसकर उसको ठोका जाना चाहिए। आप हैरत हो कि आप न्याय व्यवस्था की बात कर रहे थे। कल मैंने एक वीडियो देखा है, मुरादाबाद के कोई साहब हैं, वकील हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 21 लाख रुपए से दूंगा, इसका गला काट के जो लेकर आएगा। किस दुनिया में हो तुम? ये वो व्यक्ति जिसे वकालत, और वो कह रहा है मैं इसके लिए कोर्ट में भीख मांगूंगा और अपने बच्चों को बेच दूंगा, गुलाम बना देगा। आपकी जानकारी में है कि नहीं पता नहीं, भारत विश्व भर में गुलाम बनाने का जो अंतिम
देश जिसने समाप्त किया वो सऊदी अरब है, चूंकि कुरान में और हदीसों में गुलाम बनाने की व्यवस्था है। हम बाहर आए ना, उससे गुलाम व्यवस्था हमने समाप्त कर दी और सऊदी अरब तक पे बाध्यता की, उसको विवश किया और ये बंद कराया। मगर वो अपने बच्चों को बेच के गुलाम बनवा के इसके लिए पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहा है। इस आदमी को वकालत पढ़ के भी अकल नहीं आई, दिमाग उसका नहीं खुला। उसका कारण है कि वकालत के साथ साथ एक ऐसी धारा उसके हर ज्ञान विज्ञान के ऊपर हावी है जो उसको 1500 साल पुरानी फरसूदा बेकार चिंतन प्रणाली से जोड़ता है। इस पर प्रहार होना ही चाहिए और इसी पर वसीम रिजवी साहब ने हिट किया है, इसलिए तिल मिलाए हुए हैं। पुरानी कबीलाई संस्कृति को वापस प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, आधुनिक व्यवस्थाओं पे थोपने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया कि एक वकील साहब, क्या बार काउंसिल को उन पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? उनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए? क्योंकि वकालत कैसे कर सकता है ऐसा व्यक्ति जिसकी आस्था शरीयत में ज़्यादा हो और संविधान में कम? क्या ऐसे लोगों के लाइसेंस रद्द नहीं हो जाने चाहिए? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पैरेलल कोई अलग से संवैधानिक व्यवस्था चलाई जा सकती है, या शरीयत जिसे कह सकते हैं हम, कोई और कानूनी व्यवस्था भी चलेगी? ऐसा किसी लोकतांत्रिक देश में कैसे संभव है? आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इस वकील का 100% लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, बार काउंसिल को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मगर वो तो ये कह रहा है कि मैं बार काउंसिल से ही इसके लिए चंदा मांगूंगा। वो इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि वो ये बेहूदगी करेगा। ऐसे लोग अगर सेट नहीं होंगे, जैसे जिस समय दिल्ली में अभी एक किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने ट्रैक्टर घुसेड़ दिए और लाल किले पर चढ़ गए, हम सब तिल मिला रहे थे, बहुत कोफ थी, मगर राज्य ने कार्य किया। जितने लोगों ने काम किया उन सबको घरों से खींच के निकाल लिया गया, उन सबको सेक किया जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। हमको लगता है कि इसके लिए और ज़्यादा हार्श उस समय भी एक्शन होना चाहिए था। शायद राजनीतिक कोई दबाव होगा, कोई चक्कर होगा। दिल्ली में तो ये भी झगड़ा है ना कि दिल्ली सरकार किसकी और कानून व्यवस्था किसकी, उसमें चौधरी कौन, इसका क्लेश है। बहरहाल काम हुआ। इन सब लोगों को सेक होना ही चाहिए, रगड़े ही जाने चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है कि कानून व्यवस्था मानने वाला आदमी अपने हाथ में कानून, और ऊपर से ये कह रहा है कि अगर यहाँ इस्लामी कानून होता तो इसका गला काट दिया जाता, इसको संसार करते, पत्थर मार मार के मार देते। जंगलीपन की इंतहा। आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिमाग में है, कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? आप पता नहीं इन वकील साहब को ये बात मालूम है कि नहीं कि कुरान में बीवियों को पीटने की आयत है। बीवियों को पति पीट सकता है, इसका आदेश है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू कोई बहुत अच्छे हैं अपनी पत्नियों के साथ, मगर वहां इसके अधिकृत आदेश नहीं है। अधिकृत आदेश तो ये है कि जहां स्त्रियों को सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए बदलाव की संभावना है, रोका जा सकता है। मगर जहां कानूनी अधिकार हो तो वकील साहब सिर्फ आप ही नहीं है बीवी को पीटने वाले, आपकी बेटी भी पिटेगी, उसका पति भी मारेगा उसको, आपकी बहन भी मार खाएगी। अगर आप इसको रद्द नहीं करेंगे तो ये एक तरफा आप ही थोड़ी है शौहर, आपकी बेटी भी तो कभी तो कोई शौहर होगा। इन बेहूदगियों से बाहर आइए, दिमाग बाहर निकालिए, इन गंदगियों से अपने आप को आज़ाद कीजिए। आप अपने पीछे कौन सी दुनिया छोड़ेंगे, आपके बच्चे कौन सी दुनिया में आएंगे? आपको अंदाजा है कि इन कड़वाहटों को बढ़ाते जाने का, इन बेहूदगियों को करने का नतीजा क्या है? मैं गज़ल का आदमी हूँ, शायर हूँ, मेरे सामने ये 10 बार ये बात आई। मैं जब मुशायरों में जाता था, मैं राहत इंदौरी से, मुनव्वर सिंह, सबसे उलझता था कि आप क्या कह रहे हो। नवाज देवबंदी का शेर, हमें तू गजनवी का हौसला दे, हमें तू गजनवी का हौसला दे, मुसलसल हार से तंग आ गए हैं। मैंने नवाज से पूछा देवबंद में कि यहाँ 500-700 1000 2000 लोगों में ताली पिटवा ली, मगर इस शेर को दूर तक सुना गया है। इसके नतीजे में पूरा इलाका, यहां से भाजपा जीत के आएगी, फिर तिल मिलाओगे। ये स्ट्राइक कर करके, और ध्यान रहे 1947 में विभाजन हुआ, भयानक कष्ट था, 40 लाख लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए, बर्बाद हो गए। उसके बावजूद 1952 में जो सरकार बनी थी, जनसंघ को 2 सीट मिली थी, हिंदुओं ने 2 सीट दी थी। आज जो आप भाजपा आ रही है उसका कारण है
ये बेहूदगियां कर करके आप ऐसे काम कर करके नतीजे निकाल रहे हैं। और ये आप क्यों कर रहे हैं? आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। और 33 मार को जाके मार दो ना। किसी से क्यों करो? किस लाख दूंगा? जा तलवार ले मार के आओ। दूसरे से क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते ना, ये होने वाला है। मगर तुम लीडर बनने के लिए अपने समाज में इन बेहूदगियों को फैला रहे हो। इसके नतीजे में समाज में जो कड़वाहटें आएंगी वो उसका क्या होगा? सिरे से बेहूदा बात है। वो एक संवैधानिक पद पर बैठकर, और उसने इस बात से एतराज ये नहीं किया कुरान जला दीजिए, फाड़ दीजिए। उसने कुरान को कि इन आयतों को कि ये गैर मुस्लिमों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काती है, उनको कोर्ट में ले गया है। कोर्ट तय करेगा ना, तुम वकील हो, जा लड़ो मुकदमा। जंगली पने, शेयर नॉनसेंस। मतलब इतनी कोफ्त होती है कि किस दुनिया में है लोग, क्या कर रहे हैं।